हमारे युवा ऊर्जावान साथी गब्बर सिंह को आमंत्रित करता हूं। वे एनएसएस के प्रमुख हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में और खुद भी एक युवा कवि है और बहुत ही अच्छी रचनाएं वे रचते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के स्वागत के लिए डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि एचओडी है लैंग्वेज डिपार्टमेंट की रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में। डॉक्टर जवाहर कन्नाउट जी के स्वागत के लिए मैं अरुणेश शुक्ल जी से निवेदन करूंगा, युवा आलोचक अरुणेश शुक्ल जी आए और जवाहर कन्नाउट जी का स्वागत करें। वे अनुवाद केंद्र है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, उसके संयोजक भी हैं आप। और अभी हाल ही में अंशु जौहरी जी का कहानी संग्रह आया है जिसकी जड़ें नहीं होती है, उसके लोकार्पण के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा। और डॉक्टर मोहसिन परिहार और कांता जी जरूर मंच पर आए इस विमोचन में। जब विश्वरंग 2019 में प्रारंभ हुआ था, अंशु जौहरी जी तभी से हम लोगों के साथ में कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई है और कई ऑनलाइन कार्यक्रमों में सहभागिता हुई है और आज साक्षात रूप से वे हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार प्रकट करने के लिए डॉक्टर जवाहर कन्नाउट जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर जवाहर कन्नाउट जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मंच पर बैठे हुए विद्वज्जन और सामने उससे भी महान विद्वज्जन जो बैठे हैं और सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं। ये एक अद्भुत संयोग है कि अचानक ये कार्यक्रम बना। ये कार्यक्रम आईसेक्ट में होने वाला था, लेकिन चूंकि यहाँ से वहाँ सभी श्रोताओं का जाना संभव नहीं था। ये कार्यक्रम हमारे माननीय संतोष चौबे जी जो कुलाधिपति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के और आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय पंत जी के परामर्श से यहीं पर हो रहा है। और शायद ये प्रश्न किया जाए कि आज अंशु जौहरी जी यहाँ पर कैसे आ गई और अमेरिका में हिंदी की लेखिका की पुस्तक का लोकार्पण यहाँ हो रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी जड़ें तो मध्य प्रदेश की है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है वो गोहद जिला भिंड में हुआ और उसके पश्चात वो 1995 में अमेरिका चली गई। और अमेरिका में भी हिंदी का इतिहास एक अलग इतिहास रहा है। मैं बता दूं आपको कि 1914 में जब गदर पार्टी बनी थी, तो जब गदर पार्टी बनी थी तो लाला हरदयाल ने जो गदर अखबार निकाला था वो हिंदी में भी निकाला था। और उसके बाद वही आप देखेंगे कि वहां से उस गदर प्रेस से हिंदी में इस तरह के प्रकाशन छपते थे। गदरी रिसाला छपता था और वो गदरी रिसाला अलग अलग भागों में छपता था। उसमें देशभक्ति के गीत हाथ से लिखकर और उसके बाद वो स्क्रीन प्रिंटिंग से लेकर कई देशों में भेजे जाते थे। गदरी रिसाला में श्रृंखला हिंदी में निकलती थी कि अंग्रेज किस तरह भारत को लुट रहे हैं,
मैंने अपने विदेश की हिंदी पत्रकारिता के शोध कार्य में वो ग्रंथ जालंधर के गदर म्यूजियम से प्राप्त किए। तो इस तरह वहां से हिंदी का इतिहास शुरू हो गया था। और उसके बाद ये देखें कि आज़ादी के बाद हमारे जो भारतीय वहां पर गए, जिन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाने लगा, उन लोगों ने हिंदी के साहित्य को समृद्ध किया। मुझे याद है कि 2007 में जब न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था, तो पूरा एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जहां पर अमेरिका के हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं और उनका परिचय छपा था, जिनकी संख्या भी 50 से अधिक थी। तो इस प्रकार वहां पर अब हिंदी साहित्य लगातार समृद्ध होता जा रहा है। अमेरिका के कईयों में राकेश खंडेलवाल का बहुत बड़ा नाम है, घनश्याम गुप्ता है, सुरेंद्र तिवारी है, शशि पादा है, अर्चना पंडा है, अभिनव शुक्ल है, अशोक सिंह है, ऐसे कितने ही नाम हैं जो वहां पर हिंदी की साहित्य का सृजन कर रहे हैं, कविता का सृजन कर रहे हैं। कहानी और उपन्यास में अनिल प्रभा कुमार है, ईला प्रसाद है, सीमा खुराना है, सुदेश राणा है, सुधा धिंगरा है, और उसी में एक नाम है अंशु जौहरी जी का, जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और मैं बता दूं कि अंशु जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने जबलपुर से डिप्लोमा किया था, उससे स्नातक उपाधि प्राप्त की थी, और अमेरिका में जाकर उन्होंने डिजिटल डिजाइन यानी सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया। और उसके बाद वे वर्तमान में एक तरह से हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं। तो ये भी एक अद्भुत समय है कि हार्डवेयर इंजीनियर होने के बावजूद वो साहित्य की सेवा कर रही हैं। और उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, नाट्य लेखन किया है, नाट्य निर्देशन किया है, और अभिनय तथा चित्रकारी भी वे करती हैं। इस प्रकार हिंदी और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनके काव्य संग्रह आए हैं, खुले पृष्ठ, बूंद का द्वंद, तुमसे जुड़े बिना, और कहानी संग्रह है शेष फिर, अदृश्य किनारा, और एक अंग्रेजी कहानी संग्रह भी उनका आया है, स्क्रिप्ट। और इसके साथ साथ वो डिजिटल माध्यम से भी अपनी पुस्तकें प्रसारित कर रही हैं, जिसमें अदृश्य किनारा और तुमसे जुड़े बिना ये ऑडियो पुस्तक है, और किंडल पुस्तक के रूप में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। और वर्तमान में वे एक साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत एक बौछार करके पोएट्री कार्यक्रम चलाती हैं सेंटर सैन होजे के तत्वाधान में, और हिंदी की विषय आधारित रचनाओं की वे मासिक श्रृंखला भी चलाती हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। और विश्व भाषा की जो काव्य विधाओं हैं उसमें भी वो हिंदी का प्रयोग कर रही हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिसमें ग्लोरियस इंडिया अवार्ड 2017, और जो कथाबिंब का जो कलेश्वर स्मृति का सम्मान है वो भी उन्हें मिला है। और आज उनकी पुस्तक, जिसका शीर्षक है जिसकी जड़ें नहीं, इसमें 16 कहानियों का संग्रह है, और उसमें कथ्य भी विशिष्ट रूप में प्रसारित हुआ है। उसमें भावों का सिंचन है, विचारों का सिंचन है, और उनकी एक अलग शैली है। मैं समाप्त करूंगा जो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो 3-4 पंक्तियां लिखी है उसी से, कि मुझे मालूम नहीं कि किस शैली, किस विमर्श में रखूं इन कहानियों को, जब हर कहानी का ढांचा जो भी हो उसकी आत्मा में इंसान और इंसानियत को कैद करने की कोशिश है। बस ये किसी विशेष भौगोलिक सीमाओं में बंदी कल्पनाओं, उनमें घटी घटनाओं का लेखा जोखा भी नहीं है। एक यात्रा है जो अचिन्ह दिशाओं की तरफ जरूर ले जाती है। ये कहानियां जिनकी जड़ें नहीं, ये कुछ न करें लेकिन आपको सिंचित अवश्य करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कर्नावट जी। और अब मैं अंशु जौहरी जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी बात कहें, अपनी रचना के माध्यम से कहे या अपने विचारों के माध्यम से कहे। आदरणीय। थैंक यू। आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी संतोष चौबे जी का, मुकेश वर्मा जी का, बलराम गुमाश्ता जी का, संजय सिंह राठौर जी का, और डॉक्टर मौसमी परिहार जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय प्रवासी भारतीय वनमाली सृजन पीठ का, कि मेरी कृति को समय और स्थान देने के लिए। आप सबके प्रयास, संयोजन और सहयोग के बिना मुझे यहाँ उपस्थित अति गणमान्य साहित्यविदों के बीच जीवन और जीवन से जुड़ी संवेदनाओं को बांटने का अवसर नहीं मिलता। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना कहानी पाठ करूँगी। पहले मैं 2 कहानियाँ सुनाने वाली थी, पर मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम हमारा देर से शुरू हुआ है, तो मैं एक ही कहानी पढ़ूंगी।
और कहानी का नाम है सुरंग भरा पहाड़। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। सुरंग भरा पहाड़। न जाने क्यों हर यात्रा की समाप्ति पर ये मंथन हृदय में जरूर होता है कि शहर में रहने वाले लोग उस शहर को उसका चरित्र देते हैं या वह शहर लोगों के अंदर उतरकर उनका चरित्र बन बैठता है। ये बात भारत के पूर्वी अंचल में बसे प्रदेश मेघालय के संदर्भ में और भी सारपूर्ण थी। मेघालय की याद करूं तो मुझे याद आती है पर्वतीय बीहड़ों के मध्य सर्प सी सड़क पर दौड़ती एक नीली कार, बादलों के झीने घूंघट में से झांकती खासी पर्वत की चोटियां। मुझे याद आती है सघन हरी वनस्थलियां, अनगिनत झरने, चमचमाती इथलाती नदियां, उन पर तने छोटे बड़े पुल, खासकर वृक्षों की जीवित जड़ों के पुल, कंदराओं और गुफाओं के दुसाहसी आमंत्रण, कोयले और खनिज पदार्थों की समृद्धि, पल पल रूप बदलने वाले बहुरूपीय बादल जो कुछ ही पलों के अंतराल में काले घने कंबल की परतों से झमाझम निर्भीक बारिश की झड़ी लगा देते थे। और मुझे याद आता है हमारा टूर गाइड बाली। आवारा रूई से थिरकते मेघों की दिशाहीन यात्राओं के मध्य खासी जयंती और गारो पहाड़ियों से बुना यह प्रकृति का जादुई करिश्मा मेघालय यूं ही नहीं कहलाता है। मेघ और आलय यानी बादलों का घर, कल कल करती अनवरत बारिश को समेटे किसी तपस्यारत मुनि सा था मेघालय। मनस्विनी, ये जगह तेरे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ की जनजातियां मात्र सत्तात्मक हैं, तुझे तो यहीं बस जाना चाहिए। वैभवी ने शिलोंग एयरपोर्ट पर मुझे चिढ़ाते हुए कहा था। कभी हम किसी एक स्मृति को कुरेदते हैं और बदले में वह स्मृति हमें दबा बंधा कुछ खोलकर स्वतंत्र कर देती है। मुझे याद आता है उस नीली कार में बैठे हुए हम चारों मित्र, मैं, वैभवी, राघव, राजन और बाली, हमारा टूर गाइड। हम लोग खासी पहाड़ी पर एक छोटे से रेस्टोरेंट पर नाश्ते के लिए रुके थे और हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। फिर से बारिश। मनस्वी मैम, पैसे के अलावा आप हर उस चीज से नफरत करने लगते हो जो आपके पास जास्ती हो, बस पैसा कभी जास्ती नहीं लगता। खिन्न सी हंसी हंसते हुए बारिश के संदर्भ में बाली ने यह बात कही थी। उसके उस कथन से मुझे सियाटल के अपने एक मित्र की याद आ गई थी जिसके घर के विश्व में तमाम मरुस्थलों की पेंटिंग थी। सियाटल की दिन रात की बारिश से तंग आकर वह मरुस्थलों के चित्रों में सूखा गर्म धूप का चोखा स्वाद चखा करता था। पर बारिश की इस अतिशयोक्ति में मैंने बाली के वाक्य के दूसरे भाग को नजरअंदाज कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर कितना पैसा जास्ती नहीं होता, पैसा तो हमेशा कम लगता है। 5 मिनट में बारिश भी बंद हो गई थी। मेघालय कितना अनूठा और खूबसूरत है। मुझे लगता है कि प्रकृति कई मायनों में प्राकृतिक सौंदर्य को बड़ी निर्ममता से नष्ट कर देती है। मैंने धुंध ओढ़े पर्वत की चोटी से नीचे की हरी घाटी की तस्वीर उतारते हुए कहा था, आप कहना क्या चाहती हैं मैम? ऐसी जगहों को प्रकृति से आवर्जित रखना जाना चाहिए। और इन जगहों पर रहने वालों का क्या? वो गुमनाम बेकार सही, पर उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अस्पताल और हर उस आराम को भोगने की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए जो बड़े शहर में रहने वालों को आसानी से सुलभ होती है। इन सब की छोड़ो, हमें तो यहाँ अपने बच्चों को पोषक आहार भी नहीं देना पाते। उसकी आवाज में आक्रोश झलक रहा था। मैं लौटकर कुर्सी पर आ बैठी थी। क्यों, इतनी भी आमदनी नहीं होती क्या? उसके आक्रोश को नजरअंदाज करते हुए मैंने बांस की मेज पर रखे अनानास के जूस की चुस्कियां लेते हुए पूछा था, आप टूर गाइड की आमदनी की बात कर रही हैं? वह जोर से हंसा था। वो यहाँ के मौसम से अनिश्चित है और भरोसे के लायक नहीं। मेरे 2 बेटे और 1 बिटिया है, इस धंधे से तो कुछ भी नहीं होता। कहकर वो स्थान की ओर बढ़ गया था जहां से घाटी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि ये कम आमद की जो बात है ये तय किए पैसों से कुछ ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए सुनाई जा रही थी। जब मैंने राजा, वैभवी और राघव के साथ अपने इस गहन होते संशय को बांटा था, बाली उस समय थोड़ी दूर पर खड़ा सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। मैंने देखा कि उसके माथे की सिलवटें गहरी हो गई थी और क्षितिज में किसी शून्य पर अटकी उसकी छोटी आंखें किसी चिंता में उलझी हुई थी। अरे जाने देना, उसे सुनाने दे अपनी कहानी, हम तो वही देंगे जो हमने तय कर रखा।
सिगरेट के बचे खुचे टुकड़े को अपने जूतों से कुचलकर बाली लौट रहा था और जैसे धुएं के गुबार में उसने अपनी कड़वाहट को भी बाहर उकेर दिया था। लौटकर वह हमें मेघालय के सबसे खूबसूरत और सबसे अनछुए हिस्से को दिखाने के अपने वादे को लेकर उत्साहित था। वो हिस्से जो पर्यटक की भीड़ से अलग थलग थे। अब तक की यात्रा में मैं जितना बाली को जानी थी उतनी ही मेघालय और वहां रहने वालों की जानने की उत्कंठा तीव्र होती जाती थी। वह अन्य टूर गाइड की तरह चापलूस और नरम जुबान न था, बल्कि उसका स्वर अक्सर मेघालय की कहानियां सुनाते सुनाते तल्ख हो जाता था। उसमें आक्रोश था किसी जानकार पर छुपे हुए दुश्मन के प्रति, और वह उतना ही नरमदिल भी था। किसी बकरी के बच्चे को गोद में उठाते हुए उसकी हंसी छोटे बच्चों सी मासूम और निश्चल हो जाती थी। मेरी सहज जिज्ञासा उसमें भी एक उत्सुकता को जीवंत करती थी। राजन, वैभवी और राघव उससे बात करने से कतराते थे, पर मुझे उसकी तल्ख ईमानदारी के खड़ूस पने को कुरेद कर उस नरम दिल इंसान तक पहुंचने में एक ऐसा सुख मिलता था जैसे लंबे लंबे घने पेड़ों को चीरकर सूर्य की रोशनी किसी बौने से पेड़ पर अपनी रोशनी उड़ेल पाने का सुख भोग ले। तो मैं सिर्फ सब हरा हरा देखने का मन है या भीतर घुसकर लोगों की जिंदगियों को भी जानना चाहेंगी आप? कोई भी टूरिस्ट यहाँ के अस्पताल, स्कूल नहीं देखना चाहता। अगर मेरे देखने से किसी की मदद होती है तो जरूर देखना चाहूंगी। किसी की भी जिंदगी तमाशा नहीं होती ना कि झांका, देखा और निकल गए। और खेतीबाड़ी है ना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय। अब यहाँ के लोगों का मन ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं कि मेघालय के औद्योगिकरण से प्राकृतिक सौंदर्य को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को क्षति न पहुंचे। इसी कारण इस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया है ना। बोलो, है कि नहीं? मेरे स्वर की तीक्ष्णता पर मुस्कुरा दिया था। आपने तो हमारा मन मोह लिया मैम। आपको दूसरे देश में रहते हुए अपने देश के एक छोटे से राज्य के बारे में इतनी जानकारी है जितनी यहाँ रहने वालों को भी नहीं। आपको तो मेघालय का चप्पा चप्पा दिखाना है। आप किताब ऊपर से नहीं पढ़ती, उसके हर शब्द को कहती हैं आप। उसके इस कथन पर राजन, वैभवी और राघव मुझे चिढ़ाने लगे थे और बाली का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। कब से कर रहे हो बाली? कब से क्या कर रहा हूँ? यही टूर गाइड का काम। और अगर इसमें अच्छा पैसा नहीं बनता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि साथ में कुछ और काम भी जरूर करते होगे। वो तो आप सही कह रही हैं। इस काम को करते हुए कुछ 2 साल हो रहे। केवल 2 साल? उसके पहले क्या करते थे? अरे मैम, जाने दीजिए, क्या कीजिए जानकर। मेरी कहानी उबाऊ और उदासी भरी है, चवन्नी के लायक भी नहीं। अरे हम तो चवन्नी देने वाले भी नहीं, हमें तो फ्री में सुनना है। मैंने ठहाका लगाया था, पर वह चुप रहा। सुनाओ ना बाली, रास्ता कट जाएगा और उदासी कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे बांटना। तो फिर भी चुप था, जैसे किसी पशुपेश में हो। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। आपने कोयलों की खदानों के बारे में सुना है, रेड होल माइंस? ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम पहले कोयले की खदानों में काम करते थे? मेरी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थी। मैं पहली बार किसी खदान में काम करने वाले से मिली थी। कुछ हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, खदानों से जुड़ा हुआ था मेरा काम। यहाँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी कोयले की खदानों पर टिकी है। खदानों के मालिकों से लेकर खदानों में काम करने वाले, फिर कोयला ढोने वाले, उन्हें आसपास के रासायनिक प्लांट में ले जाने वाले और कामगार जुटाने वाले, हम इसे काला सोना कहते हैं। यह कोयला आसाम जाता है, आसपास के बिजली उत्पादन केंद्रों में जाता है, मगर जब से रेड होल माइन पर सरकारी बैन लगा है तब से सब खत्म। मगर इस सब की कड़ी में वो कहाँ फिट होता था? और कोयले के खनन पर, जिसे वह रेड होल माइनिंग कह रहा था, उस पर बैन क्यों लगा था? पूछने पर बाली ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, पर तक राघव ने अपना सेलफोन मेरे आगे कर दिया। ये लो, ये लेख पढ़ो। किस बारे में है? इसमें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। लेख पढ़कर मुझे एक नई ही जानकारी मिली थी। बाली, क्या तुम भी रेड होल माइनिंग करते थे? जवाब दो ना बाली, क्या तुम भी रेड होल माइनिंग करते थे? हाँ जी मैम। क्या सचमुच? तो जो इस लेख में लिखा है वो सच है? मैं क्या जानूं इस लेख में क्या लिखा है, क्या पढ़ा है आपने? यही कि इस तरह के खनन के लिए पहाड़ों की दीवारों में सुराख करते हैं और उसे अंदर की तरफ को खोदते जाते हैं, और इन सुराखों के मुंह क्या सचमुच 3 से 4 फीट चौड़े होते हैं? इसमें यह भी लिखा है कि इस तरह की खदानों में बच्चे और छोटे कद के लोगों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो इस तरह के सुराखों में आसानी से घुस सकते हैं। बच्चों का? मैंने वो घुटनों के बल इस तरह की सुरंगों में जाते हैं, छेनी, हथौड़ी और तमाम औजारों के साथ।
हाँ जी मैम। फिर अंदर घुसकर पीठ के बल लेटकर वो कोयला खदानों की छत और दीवारों से तोड़ते हैं। कोयला उनके पैरों के बीच फंसे डिब्बे या बाल्टी में इकट्ठा करते हैं। भर जाने पर कुछ लोग उसे खींचकर बाहर लाते हैं, जहां क्रेन शाफ्ट से जुड़े एक बड़े से डब्बे में उसे डालते हैं। यदि क्रेन न हो तो लोग अपनी पीठ पर ढोकर बाहर लाते हैं। मैंने भी किया है ये सब। और कई जगह 70 से 200 फीट की खुदाई की जाती है, जिस पर बांस के खपच्चे से सीढ़ियां बनती हैं। और कोयला खत्म होने के बाद क्या करते हैं उस गड्ढे का? उसे यूं ही छोड़ देते हैं ताकि कोई भी जानवर गिरकर मर जाए, या ये उतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। बाहर से पहाड़ ज्यों का त्यों रहता है। इसके चलते कितने लोगों की जिंदगियां चलती हैं। क्या हो गया तुम्हें बाली? कितने लोग, सब लोग नहीं होते, और वो भी बच्चे। और जिस तरह के माहौल में और जैसे उन्हें काम करना पड़ता है वह अमानवीय और क्रूर है। और बाहर से पहाड़ जैसा भी दिखे, अंदर से तो खोखला हो रहा है ना, इसलिए तो इस पर प्रतिबंध लगा था। पुश्तों से चल रहा है ये मैम। ऐसा नहीं कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते। आप देखेंगी तो कह भी नहीं सकेंगी कि यहाँ ऐसा कुछ है। तो क्या मैं देख सकती हूँ? जी, क्या मुझे दिखा सकते हो पहाड़? तुम्हारी रेड होल माइन? पहाड़ देखे जा सकते हैं, रेड होल माइन नहीं, वह गैर कानूनी है। अरे बाली, कितनी दूर से आए हम, और रेड होल माइनिंग करना गैर कानूनी है, उसे देखना गैर कानूनी नहीं है। आप समझती नहीं मैम, पहाड़ में दिखा दूंगा आपको। अरे ज्यादा पैसा ले लेना। सवाल पैसे का नहीं है मैम, मैं लालची आदमी नहीं हूं, आपकी सुरक्षा की फिक्र है। उसकी आवाज की मायूसी का मेरे मन पर असर हुआ था। देख लो बाली, अपने कुछ क्षणों के पर्यटकीय रोमांच के लिए हम भी न तो तुम्हें मुश्किल में डालना चाहेंगे और न ही तुम्हें ऐसा कुछ करने का आग्रह करेंगे जिसे करने से तुम्हारी आत्मा कचोटती हो। गाड़ी की आगे की सीट से उसने बैक मिरर में मुझे देखा था, आंखों में न जाने कितने गुबार। फिर वो सड़क को देखने लगा था। बहुत देर तक गाड़ी में किसी ने कोई बात नहीं की, सब अपने अपने ख्यालों के काफिलों में गुम थे। वैभवी की आंखें मूंदने लगी थीं। ठीक है मैम, एक माइन दिखा सकता हूँ आपको, पर इसका जिक्र आप किसी से नहीं करेंगी। तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा? अब जो होगा देखा जाएगा, पर जहां हम जाएंगे वहां अभी कोई नहीं होगा। वैभवी अचानक सोते से जाग गई थी। आगे बैठे राघव और राजन दोनों ने अर्थपूर्ण मुस्कान मेरी तरफ फेंकी थी। मैं स्वयं अचंभित थी। आज तक किसी ने मेरे किसी भी आग्रह को इतना मान नहीं दिया था। बाली के लिए एक नन्ही सी प्रार्थना ने मन में स्थान लिया था। हरे है पहाड़े के नैसर्गिक सौंदर्य और पर अपरिष्कृत दुल्हे हुए आकर्षण के मध्य से गुजरती हुई सड़क पर 2 घंटों के सफर के बाद हम जयंतिया पर्वतों पर थे। ये क्या है? वैभवी ने पूछा। कोयला। पर तुम तो कहते थे कि कोयले के खनन पर प्रतिबंध लगा है। ये कोयला प्रतिबंध के पहले का है। हमने चुपचाप एक दूसरे को देखा, क्योंकि कोयले के कालेपन को देखकर कहा जा सकता था कि वह ताजे खनन से निकला कोयला है। अंततः जब हमारी कार रुकी तो हमने पाया कि उस बेहद खूबसूरत हरे अंचल के बीच हम एक 50 वर्ग फीट के चौकोर गड्ढे के समक्ष खड़े थे। कितना गहरा है ये बाली? और रेड होल माइन कहाँ है? करीब 170 फीट गहरा है मैम। और वो देखिए, दीवार के सहारे बांस की सीढ़ी, उससे नीचे उतरते हैं। वह रेड होल माइन के मुंह तक ले जाती है, पर दिखाई तो नहीं देती यहाँ से। उसके लिए तो मैम नीचे उतरना पड़ता है। तो चलो ना, उतरते हैं नीचे। पागल है क्या? आत्महत्या की इच्छा के साथ आई है, वैभव ने टोका था। पूरी प्रकृति आध्यात्मिक शांति ओढ़े हमें आमंत्रित कर रही थी। मंद पवन के झोंकों से हरे पर्वत पट्टी के लंबे हरे वृक्षों की झूलती शाखाएं, दूर बहती नदी का रुंझुन स्वर। न कोई आसपास था, न कोई दूर दूर तक। कोई नहीं है आसपास, जल्दी से वापस जाकर लौट आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या देखना चाहती है और क्या करेगी देखकर? कहीं पैर फिसल गया और गिर गई तो? और जानती है ना कि वहां जाना भी गैर कानूनी है। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा कि पर्यटन स्थल है, पर कहीं ये भी तो नहीं लिखा कि खदानों को देखने जाना मना है या गैर कानूनी है। कोई बोर्ड वगैरह तो होना चाहिए ना। और कोई भी जगह कोई क्यों देखना चाहता है? ताकि उस जगह के इतिहास को महसूस किया जा सके। और रहा सवाल मेरे फिसलने का, तो मैं सावधान रहूंगी। और जो यहाँ दम तोड़ा, तो कम से कम एक स्थानीय अखबार की मुख्य खबर बनने का मौका मिलेगा। एक आवारा अमेरिकी पर्यटक प्रतिबंधित रेड होल माइन के गड्ढे में मृत। एकदम अगाथा क्रिस्टी के सनसनीखेज उपन्यास की तरह। मैम, आपका हास्य रस बड़ा खराब है, बल्कि मुझे इसमें इमोशनल ब्लैकमेल की भी गंध आ रही है। चलिए, लिए चलता हूं, मगर आप चारों में से केवल 2 ही लोग जा सकेंगे, बाकी 2 को यहीं ऊपर रुकना होगा। और याद रखिए, आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रही हैं
आपको कुछ भी हुआ तो मैं उसी समय भाग खड़ा होऊंगा। ये हुई ना बात। इंसान तो हो ना तुम, मुझे यहाँ मरने को तो छोड़कर भाग भी गए तो चलेगा। मैम, मेरे 3 बच्चे और बीबी को कैंसर है। मैं इस समय अपनी जिंदगी के साथ किसी भी तरह का खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं हूं। चलिए चलते हैं। उसका स्वर यूं था जैसे कांच का बर्तन धरती पर गिरकर चूर चूर हुआ हो। सॉरी, मैंने कहा जरूर, पर उसने शायद सुना नहीं या सुनकर अनसुना कर दिया था। वैभवी ने आने से साफ मना कर दिया और वैभवी के रुकने पर राजन का उसके साथ रुकना स्वाभाविक ही था। तुम्हारा मन है आने का? मैंने राघव से पूछा था। चल यार, अब तुझे अकेले तो हम नहीं छोड़ सकते ना। क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं कोई बच्ची हूँ? नहीं, हम तो बुड्ढों को भी अकेले नहीं छोड़ते। कुछ यूं चुहल करते हम बाली के पीछे हो लिए थे। बांस की सीढ़ियों से नीचे उतरना सचमुच चुनौतीपूर्ण था, पर बाली उन पर यूं सरसराता उतर रहा था जैसे उसका रोज का काम हो। राघव मेरे पीछे था। सीढ़ियां उतरते न जाने कितने सारे अनजाने लोगों के हुजूम आंखों में तैर गए। अपनी पीठ को पर कोयले को ढोते हुए, बाली के जैसे सरपट ऊपर नीचे जाते हुए, उनके जिस्म काले कोयले के रंग के और उनमें चमकती झांकती धवल दंत पंक्तियां, जैसे उजली हंसी ही उनकी अंधेरों जिंदगियों का एकमात्र उजला सत्य थी। उस पहली खदान के मुंह तक उतरते उतरते जहां बाली हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं थक चुकी थी। तुम भी कभी ना कभी तो ऐसे थके होगे बाली, मैंने पानी गुटकने के बाद उसके चेहरे पर तैर रही हंसी को देखकर कहा था। फिर मेरा ध्यान कुछ 4.5 फुट की गुफा की तरफ गया था जहां घुटनों के बल बाली घुस गया था। उसके पीछे घुसी थी मैं, और मैंने महसूस किया था कि अंदर दूर तक था एक अनंत अंधकार, एक अजीब सी गंध और तीव्र से तीव्र होती हवा की मार्मिक चीखें। मेरे घुटनों को पथरीली धरा की शक्ति महसूस हो रही थी। बाहर की ओर की दीवारों से कोयला निकाला जा चुका था, पर कई स्थानों पर चट्टानों से कोयला अभी भी झांकता दिखाई दे रहा था। आगे जाकर गुफा और संकरी हो गई थी। छत और नीचे दम घुटने लगा था। कहीं छत मेरे ऊपर ढह गई तो? वो अंदेशा तो हमेशा रहता है ना मैम। बाली, तुम ज्यादा आगे मत जाओ। मेरे स्वर में भय था। अचानक मुझे लगा कि मैं और नहीं ठहर सकती थी। सांस लेना भी दूभर हो गया था। राघव, मैं चीखी थी। पहली बार अपनी ही आवाज भयावह लगी थी मुझे। ठीक तुम्हारे पीछे हूँ, मुझे बाहर निकलना है। ठीक नहीं लग रहा मुझे। घबराइए नहीं मैम, हम ज्यादा अंदर नहीं हैं। आप दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। मुझे लगा जैसे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। गला सूखने सा लगा था और एक तरह की मूर्छा मुझ पर छाने लगी थी। टॉर्च की रोशनी मंद होती जा रही थी और मेरी आंखें बंद। तभी शायद राघव ने मुझे खींचा था। आंखें खुली तो चेहरे पर गीलापन महसूस हुआ। खुली हवा और रोशनी नथुना और सांसों में भरनी थी। बाली के हाथों से पानी की खुली बोतल थी और राघव के सिर पर टोपी से पंखा कर रहा था। आप ठीक है मैम? हाँ, मुझे लगा था कि तू गई। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं। मुझे लगा था कि शायद बाली भी मेरा मजाक उड़ाएगा, पर वह चुप रहा। थोड़ा ठीक लगने के बाद भीतर की दहशत मुझ में बरकरार थी। कोई भी क्यों कर उस नर्क में जाने को तैयार होगा बाली? पैसे के लिए मैम। जानती हैं दिन भर की दिहाड़ी कितनी है यहाँ? मात्र 300 रुपए, माने आपके $50 से भी कम। और खदानों में काम करे तो उसका 5 गुना मिलता है। क्या तुमने भी किया है काम? आप उठकर चल सकती हैं तो हम ऊपर चलें। चलते चलते अपनी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? चलो। शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था। 12 साल का था जब ये काम अपने बाबूजी और 2 बड़े भाइयों के साथ शुरू किया था। हम लोग 6 भाई बहन थे। मैं 5वें नंबर पर था। 12 साल स्कूल नहीं जाते थे क्या? पढ़ने में कच्चा था। 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इन खदानों में घुसने के लिए बच्चे और छोटे कद काठी के लोगों की ही जरूरत होती है। पढ़ने और खुद पैसा कमाने के बीच चुनना हो तो मैं पढ़ना क्यों चुनता भला? हमारे घर के सब लोग खदानों में काम करते थे, बस मेरी छोटी बहन को छोड़कर। उसे पढ़ने का शौक था। सब कुछ ठीक था तो फिर छोड़ क्यों दिया? एक दुर्घटना ने छुड़वा दिया। तब मैं 16 साल का था। शर्ली से नई नई मुलाकात हुई थी उन दिनों। शर्ली, वो मेरी बीबी, तब मेरी छोटी बहन के साथ ही पढ़ती थी। अच्छा टाइम था वो। एक रोज मैं खदान में था, तब पता चला कि कोयला ढोने वाली क्रेन की चेन टूट गई और वो शाफ्ट जो भरभरा कर नीचे कुछ 100 फीट के लगभग गिर गया था। वो पहली बार था कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। 12 लोग मौके पर ही खत्म हो गए थे। मेरे बाबूजी और दोनों भाई भी शामिल थे उनमें। फिर क्या? अचानक घर का सबसे बड़ा बन गया था। हमें कुछ 75,000 रुपए मिले थे बतौर मुआवजा, ताकि हम अपने घर में हुई 3 मौतों को पीछे छोड़ जिंदगी की रफ्तार में फिर शामिल हो सके। और हम हो भी गए।
पर तब मैंने ये तय कर लिया था कि खदानों के अंदर काम नहीं करूंगा मैं, न किसी अपने को करने दूंगा। काम की कमी नहीं थी यहाँ, काम करने वालों की कमी थी। हमें ज़रूरत थी उनकी जो पैसे के लिए मोहताज थे, जो ज़िंदगी एक एक दिन जीने को विवश थे, जो आज के लिए इतने फिक्रमंद थे कि उन्हें कल के बारे में सोचने की भी फुर्सत न थी, न वो सोचना चाहते थे। एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने ऐसे मजदूरों को खदान के लिए जुटाने का धंधा खोल लिया, तो बाली दलाल बन गया था। आसपास के इलाकों से बॉर्डर पार बांग्लादेश से काम की तलाश में भटकते गरीब मजदूर लोगों को रोजगार के स्वप्नीले यथार्थ बेचने वाला दलाल। जहां शोषण की नग्न देहों को उसने परोपकार के वस्त्र पहनाकर नैतिकता के साथ संधि कर ली थी। खदान के मालिकों को मजदूर चाहिए थे, मजदूरों को काम जो बिना किसी चू चा के सिर्फ पैसा मुहैया करा सके, और बाली इन दोनों के बीच का पुल था, वो पुल जो दोनों ओर से कट लेकर अपना जीवन यापन करता था। फिर रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लग गया और बाली का धंधा पानी बंद, और इसीलिए इतना गुस्सा। अब समझी तुम्हारा इस रैट होल माइनिंग के प्रति इतना लगाव और उस पर लगे प्रतिबंध के प्रति आवेश। आपको लगता है कि प्रतिबंध लगा और मैंने धंधा छोड़ दिया, या फिर और लोगों ने छोड़ दिया? मैं सकपका गई थी। मैंने तुम प्रतिबंध के बावजूद, जी प्रतिबंध के बावजूद सब जैसे चल रहा था वह वैसे चलता जा रहा था। बेशर्म लोग यूं रुके ना रुके, पर जब खुद की आत्मा कोटती है तब रुकना पड़ता है। मैं भी शायद नहीं रुकता, पर कुछ 2 महीने बाद 15 बच्चों ने ऐसी ही एक खदान में आई बाढ़ में डूबकर दम तोड़ दिया था। जब वो लोग खदान में कोयला काट रहे थे तो एक ने गलती से उस दीवार में सुराख कर दिया जो एक पुरानी खदान और इस खदान के बीच खड़ी थी। उस खदान में वर्षों की बारिश का पानी भरा हुआ था। वह दीवार पहले से ही कमजोर थी। और मैम, कैद पानी का मिजाज बड़ा खूंखार होता है। एक छोटे से सुराख से उस कैद पानी को रिहाई मिली और उन बच्चों को मिली मौत। मैं स्तब्ध हुई थी, पैर लड़खड़ाए थे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। कितनी उम्र थी बच्चों की? 13 से 17 के बीच। सब बांग्लादेश के गरीब परिवारों के थे। यहाँ उनका कोई नहीं था जो घर न लौटने पर पूछताछ करता। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन भी, हम लोगों को भी कुछ दिन बाद ही पता चला। फिर क्या मैम? बड़ी मछलियां इस तरह के हादसों को आपके शब्दों में कोलेट्रल डैमेज कहती हैं। न उनकी जिंदगियों के बारे में किसी को पता था, न उनकी मौत कहीं किसी कागज पर रजिस्टर हुई। और ऐसी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। ये जो बांध, पुल, बिल्डिंग खड़े हुए ना, हमारी प्रगति के द्योतक, सब ने कभी न कभी अपनी अपनी आहुतियां ली हैं। सफाई देने की कोशिश कर रहे हो या अपने धंधे की पैरवी कर रहे हो? धंधे की पैरवी कर रहा होता तो धंधा छोड़ नहीं दिया होता। मुझे अजीब सी वितृष्णा हुई। लाखों साल पुराने काले कोयले की दीवारों की बर्फ से ठंडी पानी से भरी अंधेरी सुरंग, और उसमें हाथ पैर मारते, मदद को चीखते चिल्लाते, जीनों को जूझते बच्चे। वो बच्चे जिनके न नाम दर्ज हुए, न मौत, न उन्होंने कोई विरासत ही छोड़ी। न उनकी ख्वाहिशों की किसी को खबर थी, न उनकी मजबूरियों को मालूमात थी किसी को। इन बच्चों को डिज्नीलैंड के बारे में तो पता भी नहीं होगा कि बच्चों के लिए संसार की सबसे खुशहाल जगह का टिकट उन 4 बच्चों की दिन भर की आमदनी के बराबर था। उनके शवों को नहीं निकाला गया, नहीं, खदान को सील कर दिया था। किसी ने खोज खबर नहीं ली। बोला गया कि यहाँ काम पर दिख नहीं रहे हैं, कहीं और काम पकड़ लिया। और शायद ऊपर वैभवी और राजन के सूक्ष्म से आकार दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाया, पर मैं प्रत्युत्तर न दे सकी। राघव भी खामोश था और बाली भी। थोड़ी देर में हम वैभवी और राजन के पास थे, उस खूबसूरत हरे पहाड़ पर जिसका अंतर बड़ी बड़ी सुरंगों से छलनी था। मैंने अनमनस्क बाली को देखा, जैसे बाली भी वही जीता जागता पहाड़ था। लौटते हुए मैं चुप थी। बाली बीच बीच में चिंतित था और चोर निगाहों से रियरव्यू में मुझे देख रहा था। मुझे बाली से चिढ़ हो रही थी। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट पर रुके। वह पोहे की प्लेट और चाय लेकर आया। मैम, मैंने पूरे मन और ईमानदारी से आपको मेघालय दिखाने की कोशिश की, अपने हिस्से के सुख दुख बांटे। यदि कहीं कोई गलती हो गई हो या ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपको खुश करने के लिए मैंने अपनी कंपनी के नियम भी तोड़े हैं। उसकी तो आदत है ना तुम्हें बाली। मेरा क्रोध आसमान छू रहा था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया था। मेरा मन उसे कटघरे में रखकर उसे उसके ही सच के लिए सजा देना चाहता था। बताओ, वो बच्चे जो डूब गए थे उन्हें तुम्हारी कंपनी के जरिए ही वहां नौकरी पर रखा था ना? बाली ने पोहा और चाय मेज पर रखा और बिना कोई उत्तर दिए वहां से चला गया था। एक पेड़ के नीचे जाकर उसने सिगरेट सुलगा ली थी, पर होठों से लगाए बिना जमीन पर फेंक कर उसे जूते से कुचल दिया था। मुझे उस पर दया आने लगी थी।
उसका जीवन, उसका संघर्ष, उसकी बीमार पत्नी, बच्चे और उसका कचोटता ज़मीर। हमारी यात्रा की समाप्ति पर हमने उसे तय की राशि से तिगुने रुपए देने चाहे तो उसने विनम्रता पूर्वक लेने से इनकार कर दिया। आपकी इस दया का बहुत शुक्रिया, ये मेरे काम जरूर आएगा, पर मैं अकेला तो नहीं हूं ना यहाँ पर। मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो अपने ही बुने जालों में अटके हुए उससे बाहर निकलना चाहते हैं पर फंसे हुए हैं क्योंकि और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं सूझता। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, मैं आपकी मदद, आपकी दया का बहुत सम्मान करता हूँ। ये मेरा कार्ड रखिए, इस पर फ़ोन नंबर है मेरा, कभी फ़ोन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने अमेरिका से फ़ोन किया। मुझे अपनी स्मृतियों में स्थान दीजिएगा। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब का ख़त्म कर देता, पर मैं छोटा सा कीड़ा हूँ मैम, केवल जीसस से प्रार्थना कर सकता हूँ। आप लोगों के साथ एक सेल्फी हो जाए। ये 2 साल पहले की बात है और अब रेड होल माइनिंग पर लगे प्रदीपन को 4 साल बीत गए हैं और अचानक फिर हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल एक खबर से गर्म है कि मेघालय में प्रतिबंधित रेड होल माइन में अचानक आई पानी की बाढ़ में 15 माइनर फंसे हुए हैं। ये खदान इतनी गहराई पर थी कि कोई यंत्र उपलब्ध नहीं था जिससे बाढ़ के पानी को उलीच कर उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। सब कुछ चर्चा में था, अवैध माइनिंग, राजनीतिक स्वार्थ और माइन मालिकों का गठबंधन, सरकारी तबके का भ्रष्टाचार, रक्षा प्रबंधों में ढीला ढाली और निष्क्रिय प्रणालियां। लोगों को पता नहीं था कि कितने लोग उसके अंदर फंसे थे, 12, 16, 14, 18। जैसे बात जिंदगियों की नहीं, इस बात की हो रही थी कि आधे किलो में कितने बेर चढ़ेंगे। 2-4 इधर हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी सोच में बाली मुखरित हुआ, उसकी बीमार पत्नी, फिर हमारी मेघालय की यात्रा और उस दमघोटू खदान का झंझनाता अनुभव। मैं उसे फोन करना भूल ही गई थी। उसका नंबर ढूंढ निकाला मैंने। जब डायल किया तो अची ने हर्ष का अनुभव हुआ। क्या कहेगा वो, शायद भूल ही गया हो। हेलो हेलो, ये क्या बाली का नंबर है? जी, आप कौन? मेरा नाम मनस्वनी है, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ। कुछ 2 साल पहले हम मेघालय आए थे तो बाली हमारा टूर गाइड था। तो आज कैसे फ़ोन किया मैम? बस ऐसे ही। आप कौन बोल रही हैं? मैं सोफिया हूँ मैम, उनकी बेटी। अरे वाह, बाली है क्या? और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? माँ को गुजरे 2 साल से ऊपर हो गया मैम। और पापा? आगे वो सुबकने लगी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैम, आपको पता ना हो शायद, पर यहाँ एक माइन में पानी भर गया है। आज 6 दिन हो गए हैं, पापा भी उसी में हैं। वो रुक कर रोती जा रही थी। पर बाली ने तो ये सब छोड़ दिया था ना। माँ की बीमारी के इलाज में बहुत लोन ले लिया था मैम, फिर हम लोगों की फीस भी थी। पापा ने कहा था कि वो एक आखिरी बार जा रहे हैं। जाते जाते बोले थे कि एक बार हंसकर दिखाओ कि इसके बाद हमारे दिन फिर जाएंगे। कहते कहते वो और जोर से रो पड़ी थी। मुझे मालूम है कि बाली बाहर नहीं आएगा, पर इस दुर्घटना को मीडिया का सहारा मिल चुका है। मरने वालों के नाम भले ही कोई न जानता हो, पर उनके परिवार को कंपनसेशन तो मिलेगा। मेरे बच्चे माइन में काम नहीं करेंगे मैम। बाली विगत के नेपथ्य से आवाज़ देता है। मैम, आपने कभी फ़ोन नहीं किया, मुझे पहले फ़ोन करना चाहिए था। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर कहानी और उतना ही सुंदर पाठ आपने किया है। और मैं अब आपकी कहानी पे विचार व्यक्त करने के लिए आदरणीय मुकेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। मित्रों, आज हमने एक बहुत सुंदर कहानी सुनी, एक भारतीय मन की कहानी जो कि विदेश में है, लेकिन भारत अभी भी उनको हॉन्ट करता है और भारत के बारे में वो अभी भी बहुत दिल से सोचती हैं। ये वही भारत है जिसकी हम कल्पना करते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीय मन है वहाँ भारत है, और जहाँ भारत नहीं है वहाँ हमें भारत बनाना है। तो मैं इसी भाव से एक भारतीय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सुंदर कहानी सुनाई। इस कहानी पर आप लोग आपस में चर्चा करेंगे, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि भोजन आपका इंतज़ार कर रहा है, या मेरे ख्याल से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अब अगला सत्र 3 बजे प्रारंभ होगा।
तो सभी आमंत्रित हैं। 3 बजे पहुँचे सर।